यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। अमन जैसे ही सिद्धार्थ के केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आया, उसने देखा कि मिस्टर निखिल धवन ने पेपर साइन कर दिए हैं और वो सिद्धार्थ से हाथ मिलाते हुए वहां से जाने की तैयारी में है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही सिद्धार्थ खुशी से पागल ही हुआ जा रहा था। आखिर आज उसके हाथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो लगा था। तभी सिद्धार्थ की नजर दरवाजे पर खड़े अमन पर पड़ी। उसको दरवाजे पर देखकर सिद्धार्थ खुश होते हुए बोला, अमन आओ, देखो मिस्टर धवन ने सिग्नेचर कर दिए हैं। अब यह कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका है। ये सुनकर अमन ने गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है सर। सर? तभी पीछे खड़े अमन को देखते हुए निखिल धवन मुस्कुराया और उसके पास आते हुए सिद्धार्थ को देखकर बोला, तो मिस्टर मल्होत्रा, जिस काम के लिए मैं यहां आया था वो तो पूरा हो चुका है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जा सकता हूं? वैसे भी लंच टाइम होने ही वाला है। अगर आप उसकी बात पूरी होने से पहले ही सिद्धार्थ बोल पड़ा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर धवन, आप तो बस ऑर्डर करें। यह कहते हुए सिद्धार्थ ने अमन की तरफ देखकर कहा, अमन तुम जाओ मिस्टर धवन के साथ और जितना चाहो उतना समय लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। समझो आज तुम्हारी छुट्टी। यह सुनकर अमन मुस्कुरा दिया। तभी मिस्टर धवन सिद्धार्थ की ओर देखकर बोले, बस मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि आप मेरे दोस्त का ख्याल रखें। यह सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, जी जरूर। और फिर अमन और मिस्टर धवन दोनों ही केबिन से बाहर निकल गए। अमन और मिस्टर धवन को बाहर एक साथ हंसते मुस्कुराते आते हुए देखकर कंपनी के लोग एक बार फिर से उन दोनों को हैरान परेशान होकर देख रहे थे। किसी को भी अभी तक इन दोनों के बीच की ये गुत्थी समझ नहीं आई थी कि कैसे यह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बिना किसी की भी तरफ ध्यान दिए वह दोनों कंपनी से सीधा बाहर निकल रहे थे। थोड़ी ही देर बाद स्टार रियल्टर्स की बिल्डिंग में सीईओ के केबिन के अंदर, सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका इतना वफादार आदमी हूं, आज से नहीं बल्कि सालों से काम कर रहा हूं मैं आपके पास। यह सुनकर सिद्धार्थ बोला, विवेक मैं जानता हूं कि तुम मेरे बहुत ही वफादार और काम के आदमी हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं मिस्टर धवन से पंगा लूं इतनी औकात नहीं है मेरी, और यह बात तो तुम भी अच्छे से समझते हो। तभी विवेक जो कि परेशान सा वहां पर खड़ा था, उसने अपनी आवाज को थोड़ा सा दबाते हुए कहा, सर प्लीज मेरे बारे में भी थोड़ा सोचिए। मेरा पूरा घर, पूरी जिंदगी ही आपकी नौकरी से चलती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा की है, अब आप मेरे साथ ऐसा कुछ। तभी उसकी बात को काटते हुए सिद्धार्थ ने थोड़ा गुस्से से कहा, देखो विवेक, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें अगले 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे रहा हूं। तुम मेरे इतने दिनों से वफादार रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी थोड़ी और मदद कर देता हूं, लेकिन अब बिना किसी बहस के जाओ यहां से। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है, मुझे इसके बारे में भी सोचना है। सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही मैनेजर विवेक का चेहरा उतर गया। वो अपने आप को घसीटते हुए केबिन से बाहर जाने लगा। तभी वो रुका और सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोला, सर मैं यहां से जा तो रहा हूं, लेकिन जिसकी वजह से ये सब हो रहा है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिद्धार्थ ने जब मैनेजर विवेक को ये कहते सुना तो उसने विवेक की तरफ देखा और बोला, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो, अगर वह तुमने करने का सोचा भी तो मिस्टर धवन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये याद रखना। उन दोनों को देखकर इस बात का अंदाजा तो मुझे हो गया है कि उन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती है, और वह भी ऐसी दोस्ती जिसमें वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक भरोसे के साथ सिद्धार्थ ने मैनेजर विवेक से ये बात कही थी। दूसरी तरफ एक 5 स्टार होटल के VIP रूम में अमन निखिल धवन के सामने बैठा हुआ था। निखिल बड़े ध्यान से हाथ में पानी का गिलास लिए अमन को देख रहा था, या यूं कहें कि अमन को घूर रहा था। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल साफ नजर आ रहे थे। उसे लगातार ऐसे ही घूरते हुए बहुत देर हो चुकी थी। अमन ने एक गहरी सांस ली और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। ये सुनते ही निखिल धवन बोला, मैं तुम्हें ऐसे देखना बंद कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अमन एक बार फिर से एक गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह से उठा और मुड़कर अपने गले में पहनी हुई टाई को ढीला करते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है अभी, और इसलिए मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मुझसे कोई सवाल करो। इसीलिए मेरी बात मानो और मुझसे कोई भी सवाल अभी नहीं करो तो अच्छा होगा। अमन की बात सुनकर निखिल भी खड़ा हो गया। उसने पीछे से आकर अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे सालों तक अपनी पहचान छुपाने का क्या मतलब है
और कहाँ थे तुम इतने दिन? अगर उस दिन मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देखता या मैं वहां नहीं होता तो तुम क्या करने वाले थे? ये सुनकर अमन और निखिल दोनों ही फ्लैशबैक में चले गए। फ्लैशबैक अमन जब उस रात शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस में पहुंचा और उसने रिसेप्शन पर बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे सीईओ से मिलना है। उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम जैसे लोग सीईओ से मिल क्या उन्हें देख भी नहीं सकते हो? इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुनकर अमन ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगा। थोड़ी ही देर में निखिल का असिस्टेंट वहां पर भागते हुए आया और उसने चारों तरफ किसी को ढूंढा। तभी उसकी नजर अमन पर पड़ी। अमन को देखते ही उसने उसे वेलकम किया। यह देखकर वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। निखिल के असिस्टेंट को वहां देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। तभी निखिल के असिस्टेंट ने उस रिसेप्शनिस्ट को डांटते हुए कहा, मिस, तुम्हें कंपनी में कौन आएगा और कौन जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए रखा गया है, इसलिए नहीं कि तुम ये डिसाइड करोगी कि कौन सीईओ से मिलेगा और कौन नहीं। और क्या कहा तुमने? इनकी औकात नहीं? मैं तुम्हें अभी के अभी इस जॉब से निकालता हूं। यू आर फायर्ड। यह सुनते ही उस रिसेप्शनिस्ट का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो अपनी आंखों में भरे आंसुओं को बहने से रोकते हुए अपने हाथों को जोड़कर बोली, प्लीज सर, प्लीज मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी अमन ने उस असिस्टेंट को देखकर कहा, इसे जाने दो, और यह कहते हुए वह बिना पीछे देखे लिफ्ट की तरफ चला गया। उसे लिफ्ट की तरफ जाते देखकर निखिल के असिस्टेंट ने उस रिसेप्शनिस्ट को घूर कर देखा और वह भी उसके पीछे जाते हुए बोला, सर आइए, मैं आपको ले चलता हूं। लेकिन अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में धवन बिल्डिंग की सबसे ऊपर 25वीं मंजिल पर बने निखिल धवन के केबिन का दरवाजा खोलकर जैसे ही अमन अंदर आया, सामने बेचैनी से इधर उधर घूमते हुए एक शख्स दिखा जिसकी उम्र करीब 26-27 साल रही होगी। वो भागते हुए आकर अमन के गले से लग गया। प्रेजेंट डे वर्तमान में आते ही निखिल ने अमन को देखकर कहा, अगर उस दिन तुम मुझे वह मैसेज करके ये नहीं कहते कि तुम मेरे ऑफिस में हो या मैं तुम्हारा वो मैसेज टाइम पर नहीं देखता, तो तुम क्या करने वाले थे? क्या तुम वापस चले जाते, फिर से पहले की तरह सालों के लिए गायब हो जाते? ये कहते हुए निखिल ने अमन का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया, लेकिन अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद निखिल फिर से बोला, देख यार, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है तेरे साथ, लेकिन बचपन में हम दोस्त थे। तो अपने दोस्त और हमारी दोस्ती को तोड़कर बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन मैं आज भी तेरा दोस्त हूं। तू जानता है, आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ तेरी वजह से। इसीलिए कभी भी कोई भी कैसे भी जरूरत हो तो अपने आप को कभी अकेला मत समझना। यह कहते हुए निखिल अमन के गले लग गया। अमन भी उसके गले लगे हुए मुस्कुरा दिया। तभी निखिल ने उसे झटक कर खुद से दूर किया और बोला, लेकिन मैं तुझसे नाराज हूं। तूने जाने से पहले एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, और कहा था इतने सालों तक तू, अगर तू चाहता तो मुझे बता सकता था, लेकिन नहीं, इसीलिए ही ना क्योंकि तूने मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं। ये कहते हुए निखिल का गला भर आया था। अमन भी मन ही मन उसकी बातों को सुनकर परेशान हो गया था। उसकी आंखों के सामने उन दोनों के बचपन में एक साथ खेलते खिलखिलाते मंजर घूम रहे थे। उसने बिना कुछ कहे निखिल को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर उसकी पीठ सहलाकर उसे सांत्वना देने के बाद अमन ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, निखिल, अभी के लिए मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। निखिल ने अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए पूछा, कैसा वादा? अमन ने जवाब देते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि जब तक मैं न चाहूं तब तक किसी को भी मेरे यहां होने या मेरी असलियत के बारे में कुछ भी पता चले। इसीलिए मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर निखिल ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि किसी को भी इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा जब तक तुम नहीं कहोगे। ये मेरा वादा है। निखिल की बात सुनकर अमन मुस्कुरा दिया। तभी निखिल ने कहा, एक बात पूछूं तुमसे? अमन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो निखिल बोला, ऐसा क्या हुआ था सालों पहले जो तुम घर छोड़कर चले गए थे? यह सुनकर अमन पलटकर खाने के टेबल के पास जाते हुए बोला, निखिल चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो लंच करते हैं। उसका जवाब सुनकर निखिल समझ गया कि अमन इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है। उसने भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की और चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ गया। निखिल ने अमन के चेहरे को गौर से देखते हुए मन ही मन कहा, अमन, मैं नहीं जानता कि वो कौन सा ऐसा राज है जो तुम अपने भीतर छुपा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि जैसे तुमने एक समय पर मेरा साथ दिया था, ऐसे ही मैं भी तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इस जिंदगी में मैंने तुम दो लोगों से ही मिलने की तो तमन्ना की है। आज मुझे तुम मिल गए, एक दिन वो भी जरूर मिल जाएगी।
मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अपनी ऑफिस डेस्क पर बैठी आरोही आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचे जा रही थी। वो आज अमन का अलग ही रूप देखकर हैरान थी और ऊपर से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, उसके द्वारा मिलना, इतने बड़े आदमी से अमन की जान पहचान, यह सभी सवाल आरोही के दिमाग में घूम रहे थे। आरोही यह जानकर जितना खुश थी कि आज उसकी नौकरी नहीं जाएगी, उतना ही वो इस बात से हैरान भी थी कि आखिर कैसे अमन ने यह सब किया होगा। वो इसी सोच में गुम थी कि तभी उसके डेस्क पर रखा फोन बजा। उसने देखा तो उसे सीईओ के केबिन से सिद्धार्थ कॉल कर रहा था। उसकी कॉल देखकर आरोही ने पहले तो मुंह बना लिया, लेकिन फिर फोन उठाकर जवाब देते हुए बोली, जी सर। तभी दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई, जल्दी से मेरे केबिन में आओ। यह सुनकर आरोही ने फोन रखा और एक गहरी सांस लेकर उसके केबिन की तरफ चली गई। सिद्धार्थ के केबिन में पहुंचते ही उसने कांच के दरवाजे से ही देखा कि सिद्धार्थ उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा है जिसे आज अमन ने निखिल धवन से साइन कराया था, और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर कुछ कंफ्यूजन से भरे हुए भाव थे। यह देखकर आरोही को कुछ समझ नहीं आया। वह दरवाजा खटखटाकर अंदर चली गई। उसे देखते ही सिद्धार्थ ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, अरे आरोही तुम आ गई, जल्दी अंदर आओ, देखो इस कॉन्ट्रैक्ट को। सिद्धार्थ की चहकती हुई आवाज सुनकर आरोही को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी उसके चेहरे के भाव हर पल बदल रहे थे, और वहीं खड़ा सिद्धार्थ भी खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। जैसे ही आरोही ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर खत्म किया, वह हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। तभी सिद्धार्थ ने खुश होते हुए कहा, देखा तुमने, अब तुम मुझे पहले तो मुझे यह बात बताओ कि अमन मिस्टर धवन को कैसे जानता है? इन दोनों की दोस्ती है, इस बारे में तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? यह सुनकर आरोही मन ही मन बोली, बताती तो तब ना, अगर मुझे खुद इस बारे में कुछ पता होता। बेवकूफ। सिद्धार्थ को जब काफी देर तक उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो वह फिर से बोला, कहाँ खो गई? तुम बोलो, अमन उसे इतने अच्छे से कैसे जानता है? और अब ये मत कहना कि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। कॉन्ट्रैक्ट देखा तुमने? मिस्टर धवन ने हमारी कंपनी से ये फ्लैट 20% ज्यादा दाम में खरीदे हैं। इसका मतलब जानती हो ना तुम? ये सब अमन और मिस्टर धवन की दोस्ती की वजह से हुआ है। हमें ये फ्लैट बेचने पर 20% ज्यादा मिलेगा। लेकिन कैसे? आखिर ऐसा कैसे कर सकता है अमन? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। उसकी बात सुनकर आरोही ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन मुझे इसके बारे में सच में कोई आइडिया नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। उसको इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ ने अपनी टोन को थोड़ा लाइट करते हुए कहा, वैसे मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम से बुलाया था। तुम तो जानती हो ना पिछले दिनों कंपनी में क्या हुआ? उस विवेक ने मुझे अमन के खिलाफ कर दिया था, इसलिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। सीईओ होने के बावजूद मैं अपने ईमानदार एम्प्लॉयज को नहीं समझ पाया। ये मेरी गलती है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। ये सुनते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, लेकिन तभी उसे यह भी समझ आ गया कि सिद्धार्थ जो कुछ भी कह रहा है वह मिस्टर धवन के कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखने के लिए कह रहा है। आरोही ने भी ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बोली, इट्स ओके सर। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक बोल सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह कहते हुए सिद्धार्थ ने आरोही के कंधे पर हाथ रखा। आरोही को सिद्धार्थ का उसके करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आरोही ने जल्दी से अपने कंधे से उसका हाथ हटा दिया और बोली, सर मुझे काम है, मैं चलती हूं। तभी सिद्धार्थ मुस्कुराया और गर्दन हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। वह जैसे ही पलटकर वहां से जाने लगी, सिद्धार्थ बोल पड़ा, तुम जानती हो ना इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने पर इसमें तुम्हारे पति का कमीशन कितना ज्यादा है? ये सुनकर आरोही उसकी तरफ मुड़ी और अपनी गर्दन धीरे से हिला दी। सिद्धार्थ ने भी उसे एक नजर देखकर वहां से जाने का इशारा कर दिया। आरोही जल्दी से केबिन से निकलकर बाहर आ गई। सिद्धार्थ ने उसके बाहर निकलते ही अपने सीने पर हाथ रखते हुए खुद से ही कहा, हाँ इस लड़की ने तो मेरा दिमाग घुमा रखा है। आज तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूं ये उन सब में सबसे अलग है। अभी के लिए तो मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने इसे पाने का इरादा छोड़ दिया है। जिस चीज पर एक बार मेरी नजर पड़ जाए उसे तो मैं पाकर ही रहता हूं, इसलिए तैयार रहना मिस आरोही। तुम्हें मैं अपने बिस्तर तक लाकर ही दम लूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा और उड़ने देता हूं। ये कहते हुए वह मक्कारी से मुस्कुराया और जाती हुई आरोही को ग्लास डोर से ताड़ने लगा। पूरे ऑफिस में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और अब अमन को एक बड़ा कमीशन मिलने वाला है। निखिल के साथ लंच करने के बाद अमन भी वापस कंपनी लौट आया था। वो जैसे ही कंपनी के अंदर आया, लोग उसे देखने लगे थे। उन सभी की आंखों में उसे अमन के लिए इज्जत साफ नजर आ रही थी।
ये वही लोग थे जो आज सुबह तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब बाजी पलट चुकी थी। अब यही लोग उसे बहुत इज्जत के साथ देख रहे थे। काफी लोगों ने तो अमन कंपनी में आते ही उसे बधाई देते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा। अमन उन सब का बदलता रूप देखकर मन ही मन बोला, साले गिरगिट हैं सब के सब, जहां मतलब देखा वहीं बदल जाते हैं। ये सब मन में सोचते हुए वह सीधे सीईओ के केबिन की तरफ बढ़ गया। अमन ने केबिन के बाहर शीशे के दरवाजे से ही खड़े होकर देखा कि सिद्धार्थ अपने केबिन में बैठा अभी भी उसी कॉन्ट्रैक्ट को घूरे जा रहा है। यह देखकर अमन ने मन ही मन कहा, देख ले ध्यान से, ये तेरे लिए वो चारा है जो एक मछली को फंसाने के लिए डाला जाता है, और इस समय तू वो मछली है जिसे फंसाने के लिए मैंने यह जाल बिछाया है। मेरी आरोही को तूने अपनी गंदी नजरों से देखा था ना, मैं तुझे इस बात का जल्दी ही जवाब दूंगा। वो जब मन ही मन ये सोच रहा था कि तभी उसे सिद्धार्थ की आवाज आई। उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो सिद्धार्थ ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसे देखकर अमन हल्की सी मुस्कान मुस्कुराया और केबिन के अंदर चला गया था। वो जैसे ही अंदर पहुंचा, सिद्धार्थ अपनी जगह से खड़ा होकर मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, वेल डन अमन, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सुनकर अमन ने बिना कोई बात किए सीधा कहा, सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा कमीशन। ये सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कमीशन तो तुम्हारा पक्का है। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने टेबल से अपनी चेकबुक उठाई और कुछ लिखने लगा। तभी अमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सर फ्लैट की कीमत और हमारे प्रॉफिट से 20% ज्यादा दिया है मिस्टर धवन ने, इसीलिए मुझे यकीन है कि आप भी मेरा ऐसे ही ध्यान रखेंगे जैसे मैंने आपका ध्यान रखा है। अमन की बात सुनकर सिद्धार्थ को यह समझते देर नहीं लगी कि अमन कमीशन बढ़ाने की बात कर रहा है। सिद्धार्थ को 20% ज्यादा मिलने की वजह से आज सिद्धार्थ बहुत खुश था, इसीलिए उसने खुशी खुशी चेक साइन करके अमन को देते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम पहले का सब कुछ भूलकर आगे भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखो, तो मैं भी तुम्हारा ऐसे ही ध्यान रखूंगा। अमन ने जैसे ही अपने हाथ में रखे चेक पर लिखी राशि देखी, वह मन ही मन मुस्कुरा दिया। तभी सिद्धार्थ ने सवाल करते हुए कहा, ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं है? अमन ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, थैंक यू, मैं अभी के लिए जाना चाहूंगा। यह सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ आरोही को भी यह बात पता चल चुकी थी कि अमन वापस आ चुका है। वह जल्दी से अपनी जगह से उठी और उसने अपने एक साथी से पूछा, सुनो, ये अमन कहाँ है? जैसे ही उस आदमी ने उसे ये बताया कि अमन सीईओ के केबिन में गया है, वो भी उसी तरफ दौड़ी। वो जैसे ही कॉरिडोर में पहुंची, उसने देखा कि अमन सामने से चलते हुए आ रहा था। अमन को देखते ही आरोही के पैर वहीं रुक गए। अमन ने भी उसे देख लिया था। वो उसकी तरफ चलते हुए आया और उसके हाथ में उस चेक को रखते हुए बोला, ये लो। चेक में लिखी कीमत देखकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी बड़ी राशि एक साथ मिल रही है। इस बात के लिए खुश होना चाहिए या फिर इस बात से झटका लगना चाहिए कि कल जो अमन कुछ भी नहीं था, आज एक झटके में उसने अपनी नौकरी के साथ ही इतनी बड़ी रकम भी कमा ली है। इन सब बातों को अपने दिमाग से झटक कर आरोही ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहते हुए आरोही ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ आरोही के घर पर उसके घर की डोर बेल किसी ने बजाई। विहान जो लिविंग रूम में बैठा एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मिस्टर और श्रीमती गोयल, उसके माँ बाप खड़े थे। उन दोनों को देखते ही विहान खुश हो गया और खुशी से अपनी माँ के गले लगते हुए बोला, माँ आप आ गई, ओ मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर श्रीमती गोयल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो, क्या सब कुछ ठीक था हमारे जाने के बाद यहाँ? मिस्टर गोयल उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए घर के अंदर जाकर लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए। विहान ने भी श्रीमती गोयल का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाते हुए कहा, आप अंदर चलो मॉम, मैं आपको सारी बात बताता हूँ को आपके यहाँ न होने पर कितना कुछ हो गया। ये बात सुनकर श्रीमती गोयल से इंतजार नहीं हो रहा था। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी 2 दिन भी पूरे नहीं बीते थे, तो ऐसा क्या हो गया घर में। वो जल्दी से अंदर जाते हुए बोली, तुम बताओ मुझे क्या बात है। तभी विहान अपनी बातों में नमक मिर्च मसाले का तड़का लगाते हुए उनसे बोला, मम्मा आपके जाने के बाद मैंने आरोही से बात की, उस बात के बारे में जो उसके पति ने 3 महीने पहले हमसे कही थी, लेकिन उसके तो तेवर ही बदल रहे। वह मुझसे पूछ रही थी कि मेरी औकात क्या है, और वहीं उसके पति ने भी गुस्से से मेरा कॉलर पकड़कर मुझे धमकी दी कि आज के बाद अगर मैंने उससे इस बारे में बात की तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं। यह सुनते ही श्रीमती गोयल का गुस्सा आसमान छू गया।
वह गुस्से से चीखते हुए बोली, उस 2 टके के लड़के की इतनी हिम्मत कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमारे ही बेटे से बदतमीजी करता है। उसका सारा सामान निकालकर घर से बाहर फेंक दो, मैं देखती हूं कि वह क्या करता है। बहुत जबान चल रही है उसकी, अब मैं उसे उसकी औकात दिखाती हूं। विहान के यह कहने के बाद कि अमन ने उसके साथ बदतमीजी की है और उसे धमकी भी दी है, श्रीमती गोयल का दिमाग खराब हो गया था। वह गुस्से से जैसे फटी जा रही थीं। उन्होंने चीखते हुए कहा, विहान उठाओ उनका सारा सामान और घर से बाहर फेंक दो, अभी के अभी वो मुझे यहां दिखाई नहीं देने चाहिए। मैं देखती हूं आखिर फिर वो क्या करेंगे। तभी पीछे सोफे पर बैठे हुए मिस्टर गोयल ने उन दोनों की बातों को सुनकर कहा, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? जितना विहान इस घर का बेटा है उतनी ही आरोही भी इस घर की बेटी है। श्रीमती गोयल को देखकर, विहान इस घर का बेटा है तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि तुम उसकी मनमानी चलने दोगी। श्रीमती गोयल ने यह सुनते ही गुस्से से कहा, देखिए आप तो चुप ही रहिए, अच्छा होगा अगर आप आज नहीं बोलें तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर गोयल ने यह सुनकर एक बार दोबारा कोशिश करते हुए कहा, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो, आरोही भी हमारी ही बेटी है, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यह सुनकर श्रीमती गोयल गुस्से से बोली, कौन सी बेटी? वह बेटी जिसने कभी हमसे किसी भी बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा। क्या ये शादी करते हुए उसने हमसे पूछा था? नहीं ना, तो क्यों रह रही है? शादी के 3 साल बाद भी वो हमारे घर में, अरे चली जाए अपने पति के साथ, क्यों नहीं जाती यहां से? और वो उसका निठल्ला पति 3 साल से घर में रोटियां तोड़ रहा था, अब 3 महीने कमा लिया तो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है और मेरे बेटे को धमकी देगा, इतनी औकात भी है उसकी। यह कहते हुए श्रीमती गोयल मिस्टर गोयल पर चिल्लाए जा रही थी। मिस्टर गोयल श्रीमती गोयल से ज्यादा बहस करना पसंद नहीं करते थे। वह जानते थे कि बगैर बात की बातों को आगे बढ़ाने में उनकी पत्नी बहुत माहिर है, इसीलिए उन्होंने विहान की तरफ देखते हुए कहा, विहान कम से कम तुम तो समझो वो तुम्हारी बहन है, अगर तुम उसे ऐसे घर से जाने के लिए कहोगे तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा। यह सुनकर विहान ने कहा, मैं समझता हूं डैड, लेकिन आप ही बताइए, कॉलर पकड़ ली उसने मेरी, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? यह सुनकर मिस्टर गोयल ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश करने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी श्रीमती गोयल तेज आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, अब आप चुप हो जाइए, आपको इतना सोचना जरूरी नहीं है। ये कहते हुए श्रीमती गोयल ने उन्हें इशारा करते हुए कहा, आपका खाना मैं आपके कमरे में भिजवा दूंगी, अच्छा होगा कि अगर आप जाकर आराम करें। श्रीमती गोयल की बात सुनकर मिस्टर गोयल समझ गए कि वो इस समय कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ज्यादा कुछ भी कहना सही नहीं समझा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चले गए। श्रीमती गोयल ने विहान को देखते हुए कहा, विहान जाओ और उस अमन और आरोही का सारा सामान पैक करवाओ, मैं उन्हें आज ही इस घर से निकालना चाहती हूं। यह सुनकर विहान ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट बिखेरते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दूसरी तरफ ऑफिस में आरोही अमन का हाथ पकड़कर उसे खाली कॉरिडोर में एक तरफ ले गई और उसे देखते हुए बोली, अमन तुम मिस्टर धवन को कैसे जानते हो? यह सुनकर अमन ने उसका हाथ अपने हाथ पर रखते हुए कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे एक जरूरी काम है, मैं उसे पूरा करके आता हूं। यह सुनकर आरोही ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने अपने फोन की तरफ देखा तो उसका भाई विहान उसे फोन कर रहा था। विहान का नाम देखते ही उसने थोड़ा गुस्से से उसका फोन काट दिया और अमन से बोली, लेकिन मुझे ये बताओ तो कि तुम दोनों की दोस्ती कब और कैसे हुई? उसने जैसे ही दोबारा ये कहा, उसके हाथ से वो चेक लेते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर अमन ने कहा, आज के बाद मैं तुम्हारी हर नाराजगी दूर करने की कोशिश करूंगा। हमारी शादी के बाद जो खुशियां मैं तुम्हें नहीं दे पाया था, अब मैं उन्हें पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। यह सुनकर आरोही फिर से अपने कुछ सवाल पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी आरोही का फोन दोबारा बजने लगा। आरोही ने फोन की तरफ देखा तो विहान उसे फिर से कॉल कर रहा था। यह देखते हुए अमन ने उसके फोन पर एक नजर डाली और बोला, तुम उससे बात करो, मैं शाम तक वापस घर आ जाऊंगा। यह कहते हुए वो वहां से निकल गया। आरोही बस उसे जाते हुए देखती रह गई। तभी उसके हाथ में रखा फोन फिर से बजा। इस बार उसने इरिटेट होकर गुस्से से फोन उठाया और बोली, हेलो, हाँ क्या है? ऐसा कौन सा तूफान आ गया है जो तुम मुझे कॉल पर कॉल किए जा रहे हो? थोड़ी देर रुककर दूसरी तरफ से विहान की आवाज आई, तुम्हें मॉम ने बुलाया है, जितना जल्दी हो सके तुम यहां पर पहुंच जाओ। उसकी बात सुनते ही आरोही ने थोड़ा गुस्से से कहा, ओहो, तो आखिर तुमने वह कर ही दिखाया जिसका तुम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर विहान ने कहा, मॉम ने तुम्हें अभी अभी घर बुलाया है, तो चुपचाप अपनी बकवास बंद करो और घर आ जाओ। ये बात सुनकर आरोही ने चिढ़ते हुए कहा, मैं भी कोई घूमने नहीं आई हूं यहां जो कभी भी मुंह उठाकर फोन करोगे और मैं प्रकट हो जाऊंगी। ऑफिस में हूं
ऑफिस की छुट्टी होने के बाद ही मैं घर पर आऊंगी। ये कहते हुए आरोही ने फोन काट दिया। आरोही के फोन काटते ही विहान ने अपनी मां की तरफ देखकर कहा, देखा आपने, कितनी हिम्मत बढ़ गई है। इस लड़की की मॉम उस लड़के के साथ रहते रहते ये भी दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है। ये सुनकर श्रीमती गोयल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने अपने घर के एक नौकर मनोज को जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मनोज जाओ उन दोनों का सारा सामान पैक करो और इस घर से बाहर फेंक दो। ये सुनकर विहान के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ आरोही परेशानी में अपने सर पर अपने हाथों को रखे बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। वह अपने भाई की इन हरकतों से इतना परेशान हो चुकी थी कि कभी कभी तो उसका मन करता कि वह खुद ही उसका गला दबा दे। इसी उधेड़ बुन में ऑफिस खत्म होने के बाद आरोही अपने घर पहुंची। वो जैसे ही घर पहुंची उसने देखा कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं। उसने अपना एक कदम आगे रखा ही था कि तभी एक बड़ा सा बैग लुढ़कते हुए उसकी तरफ आकर गिरा, जिसे देखकर आरोही ने अपने 2 कदम पीछे ले लिए। उसने गौर से इस बैग को देखा और फिर सामने की तरफ देखा तो श्रीमती गोयल गुस्से से उसे घूर रही थीं और उनके पीछे ही विहान मुस्कुराते हुए खड़ा था। उन दोनों को देखकर आरोही ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, हो गया इन दोनों का ड्रामा शुरू। उसने एक गहरी सांस अपने अंदर भरी, जैसे वो खुद को आगे होने वाले ड्रामे के लिए तैयार कर रही हो। जमीन पर अपने बैग को पड़े हुए देखकर आरोही ने अपनी मां से एक ठंडी आवाज में कहा, मॉम ये सब क्या है आप ऐसा। उसकी मां ने बिना उसकी बात आगे सुने ही उस पर बरसते हुए कहा, यह क्या है, ये तो तुम्हें और तुम्हारे पति को मेरे बेटे को धमकी देने से पहले ही सोचना चाहिए था ना। तुम दोनों खुद को समझते क्या हो। मेरे बेटे के ही घर में रहकर तुम दोनों उस पर ही रौब जमा रहे हो। ये सुनकर आरोही ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मॉम आप सिर्फ विहान की ही बात। तभी श्रीमती गोयल ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। मैंने सारा सामान पैक करवा दिया है। तुम्हारा ये उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर से। ये सुनकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने भी थोड़ा गुस्से से कहा, मॉम आप जानती भी हैं कि ये आप ये क्या कह रही हैं। विहान तो आपका बेटा है और मैं क्या हूं। ये सुनकर श्रीमती गोयल ने कहा, कहने को तो तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हारे मेरी बेटी जैसे कोई काम नहीं है। मेरा सर दर्द और बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। उनकी बात सुनकर आरोही का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह अपनी आवाज को और तेज करते हुए बोली, अभी 6 दिन बाकी हैं। हमारे वादे के मुताबिक आप यह सब बातें 6 दिनों के बाद कीजिएगा। आरोही की बात सुनकर उसकी मां ने कहा, 6 दिन गए भार में, 3 महीने में जो नहीं हुआ तुम्हें क्या लगता है वह इन 6 दिनों में हो जाएगा। मुझे नहीं है अब तुम दोनों पर यकीन, इसलिए चुपचाप जाओ यहां से। उसकी बात सुनकर आरोही मन ही मन परेशान हो गई। दुख से जैसे उसका मन भर आया था। तभी उसकी नजर विहान पर पड़ी, जो ये सब होता देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने विहान को गुस्से से घूरते हुए कहा, यह सब तुमने किया है ना। क्या कहा तुमने मॉम को। विहान ने आरोही को देखते हुए कहा, देखो तुम अब मेरा दिमाग खराब मत करना। मैंने तुमसे बहुत प्यार से कहा था कि 6 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पति ने तो मुझे सीधा धमकी दे डाली। और वैसे भी इन 6 दिनों में ही वो क्या कर लेगा। इसलिए मॉम की बात मानो और बिना किसी भी तमाशे के चुपचाप अपना बैग उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर से। उसकी बात सुनकर आरोही एक बार फिर से गुस्से से बोली, तुम्हारा घर अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। अगर तुम इस घर के बेटे हो तो मैं भी इसी घर में पैदा हुई हूं। यह सुनकर विहान ने उसका पड़ा बैग उठाया और उसे घर से बाहर सीढ़ियों पर से नीचे धक्का दे दिया। आरोही का बैग सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधा नीचे जा गिरा। ये देख आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भरे गले से विहान से कहा, देखो मुझे तुमसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत खिला पिला लिया हमने तुम्हें इस घर में रखकर, और फ्री की रोटियां कब तक तोड़ोगी। अभी तक तो तुम्हें पता ही नहीं चला कि पैसा कमाना होता क्या है। इसीलिए जाओ और जाकर पैसा कमाओ। तभी श्रीमती गोयल भी बोली, और रही इस घर की बेटी होने की बात, तो ये बैग लो और चुपचाप जाओ। इस घर पर तुम्हारा अब कोई भी अधिकार नहीं है। चुपचाप दफा हो जाओ यहां से। जैसे ही श्रीमती गोयल ने ये बात कही, आरोही के आंसू और तेजी से बहने लगे। अब उससे कुछ बोलते नहीं बना। तभी पीछे से एक कार के रुकने की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर उस तरफ देखा तो लिमिटेड एडिशन की नई चमचमाती BMW कार उनके घर के बिल्कुल सामने खड़ी थी। और तभी उस कार का दरवाजा खुला और कार से जो शख्स बाहर आया उसे देखकर श्रीमती गोयल और विहान के होश ईनाद से मानता है उड़ गए। लिमिटेड एडिशन की नई चमचमाती कार को अपने दरवाजे पर रुकते देख श्रीमती गोयल और विहान की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। कार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी सीधा शोरूम से निकलकर
यहाँ पर आई है। विहान ने अपनी चमकती हुई आंखों से उस कार को ऐसे देखा जैसे उसकी कोई सालों पुरानी मन्नत पूरी। आरोही ने भी जब श्रीमती गोयल और विहान की नजरों का पीछा किया और पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा, तभी लग्जरी कार का दरवाजा खुला और जो शख्स उससे बाहर निकला उसे देखकर तीनों ही हैरान हो गए। विहान की आंखें तो जैसे लगभग निकलकर बाहर आने ही वाली थीं। तभी आरोही के मुंह से धीमी सी आवाज में निकला, अमन, क्या इसने वो सारे पैसे इस कार पर खर्च कर दिए? इतना कहकर वह चुप हो गई। अमन कार का दरवाजा बंद कर गाड़ी की चाबी अपने हाथ में घुमाते हुए आरोही के करीब आया। उसने दूर से ही बैग को सीढ़ियों से लुढ़कते देख लिया था। वह अच्छे से समझ रहा था कि यहां पर क्या हो रहा होगा। कार की चाबी को अपने हाथ में घुमाते हुए वो आरोही के पास पहुंचा और उसे देखते हुए बोला, यह सब क्या हो रहा है आरोही? आरोही ने उसे जवाब देने की बजाय अपना ही सवाल पूछा, पहले तुम मुझे बताओ कि यह कार कहां से आई? यह सुनकर अमन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में ली कार की चाबी आरोही के हाथ में देते हुए कहा, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। उसके मुंह से यह सुनते ही आरोही से ज्यादा तो श्रीमती गोयल और विहान हैरान थे। वह दोनों वापस से अभी कही अमन की इस बात को अपने मन में रिवाइंड करके सुन रहे थे। विहान को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने अमन से हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मुझे कुछ गलत सुनाई दे गया? जरा बताओगे कि अभी तुमने क्या कहा? मुझे कुछ गलत सुनाई दिया। उसकी बात को इग्नोर करते हुए अमन ने आरोही से कहा, तुम हमेशा से ऐसी ही लग्जरी कार लेना चाहती थी ना? मैंने पता किया, अभी का लेटेस्ट डिजाइन और मॉडल यही है, इसलिए मैंने बस ये तुम्हारी खुशी के लिए खरीदी है। ये कहते हुए उसने आरोही का हाथ पकड़ा और चाबी उसके हाथ में रख दी। कार की चाबी को देखते हुए आरोही के चेहरे पर मिले जुले भाव थे। आरोही जानती थी कि अमन के पास आज इतने पैसे थे कि वह आसानी से एक लग्जरी कार ले सकता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक तरफ तो उनके घर से बेघर होने की नौबत आ गई है और दूसरी तरफ अमन ने यह कार खरीदकर क्या किया है। वह इस बात को समझना चाह रही थी कि आखिर अमन करना क्या चाहता है। तभी विहान ने एक बार फिर से उन दोनों के बीच दखलंदाजी करते हुए कहा, तुमने कार खरीदी है? उसका मजाक उड़ाकर हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई कि तुमने एक कार खरीद ली, और वो भी लग्जरी कार? ज्यादा फेंको मत, सर पर छत नहीं है और बात लग्जरी कार खरीदने की करते हो। अब जल्दी बताओ किसकी कार चोरी की है तुमने? यह सुनकर आरोही गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। वो पहले ही विहान से चिढ़ी हुई थी। उसने अमन का हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और विहान पर चीखते हुए बोली, तुम्हारी कितनी औकात है ये मैं अच्छे से जानती हूं। मॉम को बहला फुसलाकर ये घर तुमने अपने नाम पर करा लिया है तो तुम खुद को कहीं का राजा समझने लगे हो क्या? तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई ये है कि तुम खुद दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला एक कू। इतना कहकर आरोही ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी विहान गुस्से से बोला, बोलो बोलो, रुक क्यों गई? मैं भी तो देखूं कितना जहर भरा है तुम्हारे मन ने मेरे लिए। आरोही ने उसे घूरकर उंगली दिखाते हुए कहा, ये मैं अच्छे से जानती हूं कि किसके मन में किसके लिए कितना जहर है, और तुम तो उन लोगों से भी गए गुजरे हो जो रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। तुमने मुझे आज घर से बेघर किया है ना, एक दिन तुम खुद भी सड़क पर आ जाओगे और याद रखना उस समय तुम्हारी मदद करने वाला और कोई भी नहीं होगा। विहान और श्रीमती गोयल वहां खड़े आरोही की बातों को सुन रहे थे। श्रीमती गोयल को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी विहान ने कहा, जब टाइम आएगा तब की तब देखेंगे, अभी के लिए तुम बस ये बताओ कि इतनी महंगी कार तुम्हारे पास आई कैसे? ये कहते हुए विहान ने अमन को देखा, लेकिन अमन ने उसकी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वह सिर्फ आरोही को देखे जा रहा था, जिसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें बह गई थीं। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। जिस चमकते हुए चेहरे के साथ अमन उसे रोज देखना चाहता था, आज वह चेहरा कहीं गुमसा हो गया था। आरोही को ऐसे देखकर अमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अमन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो हम यहां से चलते हैं। यह सुनकर आरोही ने एक नजर अमन को देखा और फिर मुड़कर जाने लगी। तभी पीछे से विहान की आवाज आई, तुमने तो कहा था कि तुम पिछले 3 सालों का हिसाब किताब किए बगैर यहां से कहीं नहीं जाओगे, तो आज क्या हुआ? क्या तुम अपनी बातों पर नहीं टिक पाए? यह सुनकर अमन गुस्से से पीछे मुड़ा। वो कुछ कहता उससे पहले ही आरोही बोल पड़ी, विहान, अब बहुत हो रहा है, अब अपनी बकवास बंद करो। तुम चाहते थे हम यहां से चले जाएं, लो हम जा रहे हैं, तो तुम ये कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर सकते हो। विहान ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाकर कहा, तुम तो अपने पति की तरफदारी करोगी ही, क्योंकि तुम जानती हो कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और वैसे भी जिनके सर पर छत भी ना हो वह अपनी बातों का ही क्या करेंगे। यह सुनकर अमन गुस्से से विहान की तरफ बढ़ा। तभी विहान ने भी अकड़ कर कहा, मुझे घूरना बंद करो। तुम ये कार चाहे जहां से भी लाए हो, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम आरोही को एक अच्छी जिंदगी दे सको।
3 साल से हमारे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़कर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है, तुम क्या खाक उसे खुश रखोगे? चलो दफा हो जाओ, यहां से मैं सोच लूंगा। मैंने वो सब भीख में दे दिया। आरोही को अब ये सब सुनकर डर लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि अमन विहान से कोई पंगा ले, लेकिन तभी ये सब सुनकर अमन उसके पास आया और गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए बोला, कीमत बोलो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें उन 3 सालों के बदले? ये सुनकर जैसे विहान की आंखें चमकने लगीं, उसे अपनी एक चाल कामयाब होती नजर आ रही थी। विहान ने आव देखा नताब और सीधे अपनी बात बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम अपने ऊपर से मेरा कर्जा उतरना ही चाहते हो तो कुछ देर रुक कर यह कार, उसने सामने खड़ी लग्जरी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कार को मुझे देते हुए जाओ, मैं सोच लूंगा कि पिछले 3 सालों का पूरा हिसाब किताब तुमने कर दिया है। ये सुनते ही आरोही, जिससे अब अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह विहान पर चीखते हुए बोली, विहान तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? ऐसा कर ही क्या दिया तुमने इन 3 सालों में? हाँ मानती हूं कि अमन कमाता नहीं था, लेकिन मेरी पूरी सैलरी इसी घर में खर्च होती थी। अगर तुमने हमारे रहने का खर्च उठाया है तो मैंने भी अपने और अपने पति के यहाँ होने का पूरा खर्च दिया है। उसके मुंह से पति शब्द सुनकर अमन जैसे आसमान में उड़ने लगा। तभी ये सुनते ही विहान हंसते हुए बोला, देखो आरोही, अब तुम बात बदलने की कोशिश मत करो। श्रीमती गोयल, जो बहुत देर से वहां पर खड़ी उनकी बातों को सुने जा रही थीं, उसने भी अपनी आवाज को थोड़ा धीमे करते हुए कहा, आरोही सही तो कह रहा है विहान, अरे तुम्हें हमारे बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। पिछले 3 साल से तुम इस घर पर रह रही हो, हमने तुम्हें कभी जाने के लिए कहा? अब भी हम तुम्हें तुम्हारी ही भलाई के लिए जाने के लिए कह रहे हैं। और अगर अब भी तुम दोनों ऐसे ही मुफ्त में इस घर में रहोगे तो इस अमन को अक्ल कैसे आएगी कि इसे अपने और अपनी बीवी के लिए कुछ करना चाहिए? बस तुम्हारे बारे में ही अच्छा सोचकर और तुम्हारे ही कल को अच्छा बनाने के लिए हमने यह सब किया है। लेकिन तुम्हें कहाँ हमारी अच्छाइयां नजर आएंगी? तुम्हें तो बस हमारी बुराइयां ही नजर आती है। आरोही श्रीमती गोयल की बात को अच्छे से समझ रही थी। उसने अमन का हाथ पकड़कर कहा, अमन चलो यहां से। तभी श्रीमती गोयल ड्रामा करते हुए दोबारा बोली, हाँ हाँ, अब तो तुम जाओगी ही। आखिर तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ मान जो लिया है, अगर बहन होने के नाते तुम उसकी थोड़ी मदद कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन नहीं, तुम ऐसा क्यों करने लगी? थोड़ा रुआंसी होकर, आखिर तुम हमें अपना मानती ही कहाँ हो? तुम्हारे लिए तो हम कोई गैर हैं। एक बार भी तुम अपने भाई के बारे में यह नहीं सोचती कि अगर उसकी शादी अदिति से हो जाएगी तो एक अच्छे घर की लड़की इस घर में आ जाएगी और हमारा जो बिजनेस दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है वह फिर से चलने लगेगा, और ऐसा होते ही इसमें उतना ही फायदा तुम्हारा भी होगा जितना हमारा है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ हमारा फायदा उठाना है। अगर तुम्हारे भाई ने यह कार मांग भी तो क्या बुरा कर दिया? बोलो, क्या तुम 3 साल से इस घर में नहीं रह रही हो? और इस शादी के 3 साल बाद भी कौन लड़की अपने घर में रहती है, और वह भी मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए अपने पति को भी यहीं पर लेकर? और अगर उसके बदले में तुम लोग यह कार हमें दे भी देते हो तो कौन सी बड़ी बात है? क्यों अमन, तुम तो अपने आप को एक मर्द कहते हो ना, तो कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारे ऊपर हमारे 3 सालों का कर्जा है, तो अब क्या तुम ऐसे ही यह घर छोड़कर चले जाओगे बिना उसके लिए कुछ हर्जाना दिए? श्रीमती गोयल की ये सब बातें सुनकर अमन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी आरोही गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया श्रीमती गोयल, आज आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। आज मुझे समझ आया कि आप सच में सिर्फ एक बेटे की ही मां हैं। आप जैसी औरत मेरी मां हो ही नहीं सकती। यह सुनकर श्रीमती गोयल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उस पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन तभी श्रीमती गोयल को महसूस हुआ जैसे उनका हाथ किसी ने बीच में ही पकड़ लिया है। श्रीमती गोयल और आरोही दोनों ने जब उस तरफ देखा तो अमन ने श्रीमती गोयल का हाथ पकड़ा हुआ था और वो अपनी आवाज को तीखा करते हुए बोला, खबरदार, जो आपने मेरी बीवी पर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी कुछ लगती हैं। यह कहते हुए उसने अमन ने श्रीमती गोयल का हाथ झटक दिया। श्रीमती गोयल हैरानी से अमन को देखे जा रही थीं। उनके सामने आंख भी न उठाने वाला अमन आज उनसे यह कह रहा है, इस पर वो यकीन नहीं कर पा रही थीं। तभी विहान ने अमन की तरफ देखकर कहा, तो क्या सोचा है तुमने? ये कार तुम मुझे दोगे या फिर मैं समझूं कि तुम हमारा सारा पैसा खाकर ऐसे ही यहां से चले जाओगे? विहान ने अमन को नीचा दिखाने के लहजे में बात कही, तो क्या सोचा है अभी तुमने? क्या तुम यह कार मुझे दोगे या मेरे पैसे लेकर भाग जाओगे? ये सुनकर अमन ने एक गहरी सांस ली और आरोही की तरफ देखकर बोला, आरोही चाबी दे दो। यह सुनते ही जैसे आरोही का गुस्सा आसमान छूने लगा। वह गुस्से से उस पर चीखते हुए बोली, अमन तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? विहान को घूरते हुए, अरे ये तो चाहता ही ये है कि ये हमसे हमारा सब कुछ छीन ले और हमें इस घर से धक्के मारकर निकाल दे। तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया
जो अपनी सगी बहन का नहीं हुआ, वह तुम्हारा क्या होगा? समझने की कोशिश करो और चुपचाप चलो यहां से। इस जैसे इंसान को कुछ भी देने का कोई फायदा नहीं है। आरोही की बात सुनकर श्रीमती गोयल ने उसे घूर कर देखा। तभी एक बार फिर से अमन की आवाज आई, आरोही, मैंने कहा ना चाबी, उसे दे दो। मैं नहीं चाहता कि हमारे यहां से जाने के बाद कोई हमें हमारी पीठ पीछे कोसे, और खासकर कोई तुम्हें कुछ भी कहे। यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और रही गाड़ी की बात, तो ऐसी न जाने कितनी ही गाड़ियां मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। तुम बस एक बार मेरा भरोसा करो। उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से से चाबी विहान की तरफ उछाल दी। विहान चाबी को पकड़ता उससे पहले ही अमन ने चाबी अपनी मुट्ठी में कस ली। अमन को ऐसे चाबी लेते देख विहान ने उसे सवालिया नजरों से देखा। अमन ने जवाब देते हुए कहा, कार तो तुम रख लो, लेकिन इसके बाद तुम्हारे हम पर कोई भी एहसान नहीं है, समझे तुम? और मुझसे और मेरी बीवी से कोई लेना देना भी नहीं है। यह कहते हुए अमन ने चाबी विहान की तरफ आगे बढ़ाई, और जैसे ही विहान ने अपना हाथ चाबी लेने के लिए बढ़ाया, अमन ने चाबी को छोड़ दिया। चाबी एक झटके से फर्श पर गिरी। यह देखकर विहान ने एक नजर अमन की तरफ देखा और जल्दी से झुककर चाबी लेने लगा। चाबी अमन के पैरों के बिल्कुल पास में गिरी हुई थी, और जैसे ही विहान ने झुककर उस चाबी को उठाना चाहा, वह अमन के बिल्कुल सामने झुक गया। यह देखकर अमन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई, और वहीं विहान को जब ये बात समझ में आई तो उसने गुस्से से चाबी अपनी मुट्ठी में कस ली और अमन को घूरने लगा। अमन एक टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराया और आरोही का हाथ अपने हाथ में पकड़कर वहां से निकल गया। कुछ दूरी पर जाते हुए आरोही उस गाड़ी को देखे जा रही थी। वहीं उसकी मां और विहान उन दोनों को इग्नोर कर भागकर उस कार के पास आए और उस कार को चारों तरफ से देखने लगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनकी सगी बेटी को उन्होंने आधी रात को घर से बेघर कर दिया है। तभी घर में से एक नौकर भागते हुए आया और विहान और श्रीमती गोयल से बोला, सर, मैडम, वो बड़े सर बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। यह सुनकर श्रीमती गोयल ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, जाओ और खोल दरवाजा। ये सुनकर वो नौकर भागते हुए दरवाजे से अंदर गया और सीढ़ियों से ऊपर जाकर उसने जल्दी से एक बंद कमरे का दरवाजा खोला। अंदर से मिस्टर गोयल अपने लाल चेहरे के साथ बाहर आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफी देर से दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे थे, जिसे श्रीमती गोयल ने बाहर से लॉक कर दिया था। श्रीमती गोयल यह बात जानती थीं कि अपनी बेटी आरोही को रोकने के लिए मिस्टर गोयल जरूर कुछ न कुछ ड्रामा करेंगे। इसीलिए श्रीमती गोयल ने उन्हें कमरे में भेजकर कमरा बाहर से बंद कर दिया था। मिस्टर गोयल जैसे ही कमरे से बाहर आए, उन्होंने घूरकर उस नौकर को देखा तो उस नौकर ने अपनी गर्दन झुका ली। मिस्टर गोयल गुस्से से अपनी छड़ी के सहारे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए और जल्दी से दरवाजे के बाहर खड़ी अपनी बीवी और बेटे के पास पहुंचे। उन्होंने श्रीमती गोयल और विहान को घूरते हुए कहा, यह सब क्या है? तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा और बोले, आरोही और अमन कहाँ है? मुझे थोड़ी देर पहले आरोही की आवाज आई थी। क्या किया तुमने उन दोनों के साथ? श्रीमती गोयल, जो गाड़ी को देखने में बिजी थीं, उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तभी मिस्टर गोयल दोबारा चिल्लाए, मैं कुछ पूछ रहा हूं, कहाँ है मेरी बेटी और दामाद? इस बार श्रीमती गोयल ने उन्हें घूरकर आंखें दिखाते हुए कहा, भरा दिया मैंने उन्हें घर से, और अगर तुम्हें उन पर इतना ही प्यार आ रहा है तो तुम्हारा भी बैग पैक करने के लिए बोल देती हूं। तुम भी जाओ यहां से। ये सुनते ही मिस्टर गोयल की बोलती बंद हो गई। वो ये अच्छे से जानते थे कि उनकी पत्नी ऐसा कर सकती है। उसे अपने बेटे के अलावा और किसी से कोई लेना देना नहीं है, और इस समय वो विकलांग होने की वजह से मजबूर थे। ये सब सोचकर मिस्टर गोयल मायूस हो गए। तभी उनकी नजर उस गाड़ी पर गई। उन्होंने उस गाड़ी को देखते हुए कहा, यह गाड़ी किसकी है? विहान ने उस गाड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, डैराज से तो मेरी ही है। यह सुनकर मिस्टर गोयल थोड़ा कंफ्यूज हुए और उन्होंने कंफ्यूजन में ही कहा, तुम्हारी ही है? इस बात का क्या मतलब है? मिस्टर गोयल को जवाब देते हुए विहान ने पहले उस कार को चूमा और फिर गाड़ी की चाबी अपनी उंगली में घुमाते हुए बड़े स्टाइल से बोला, हाँ डैड, मेरी ही है। आपकी बेटी और दामाद से मैंने 3 साल तक हमारे घर में रहने के बदले में यह कार ली है। यह सुनकर मिस्टर गोयल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, तुमने उनसे बदले में ये कार ली है या छीन ली है? विहान और श्रीमती गोयल ने उनकी बातों को इग्नोर किया और वह उस गाड़ी में बैठकर देखने लगे। मिस्टर गोयल जानते थे कि दोनों माँ बेटे एक नंबर के बेशर्म है, इसीलिए उन्होंने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने एक नजर बाहर दरवाजे पर डाली, जहां से कुछ देर पहले आरोही और अमन निकल रहे थे। अमन, जो किचन में खाना बना रहा था, उसने जैसे ही अपना फोन बजते हुए देखा और जल्दी से फोन उठाकर कहा, हेलो, मैं आपकी कॉल का ही इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो,
क्या सब कुछ ठीक है? यह सुनकर अमन ने जवाब देते हुए कहा, नहीं अंकल, सब कुछ ठीक नहीं है। यह कहते हुए उसने सारी बात मिस्टर गुप्ता को बता दी। मिस्टर गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम कल मुझे आकर मिलो, हम कल बात करते हैं। ऐसा करना, तुम कल सीधा मेरे ऑफिस ही आ जाना। यह सुनकर अमन ने अपनी गर्दन हिलाई और फोन रख दिया। अमन आज जो कुछ भी हुआ था उस सब के बारे में सोचे जा रहा था। उसे विहान पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वह विहान को खत्म कर दे। कितने प्यार से आज उसने वह गाड़ी आरोही के लिए खरीदी थी। उसकी सिर्फ एक मुस्कान के लिए उसने वह गाड़ी खरीदी थी, लेकिन उसी गाड़ी की वजह से आरोही का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। यह सब सोचते हुए अमन ने खाना बना लिया था और वहीं अदिति के कमरे में आरोही भी फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर सोने के लिए जाने लगे। आरोही ने अदिति की नजरों की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो अदिति बोली, मैं और तुम मेरे रूम में सो जाते हैं हमेशा की तरह, और ये अमन की तरफ इशारा करते हुए ये गेस्ट रूम में सो जाएगा। ये सुनकर आरोही ने एक नजर अमन को देखा और फिर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आरोही और अदिति ने अपना खाना खत्म किया और वह दोनों वहां से निकल रहे। दूसरी तरफ अमन किचन में प्लेट रखने आया था। वह मन ही मन कुछ सोचे जा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वही लग्जरी कार चल रही थी। उसने मन ही मन कहा, विहान, ये कार मैं नहीं चला पाया, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन ये कार मैंने बहुत मन से अपनी बीवी के लिए ली थी और तुमने मुझसे इसे छीन कर अच्छा नहीं किया। पर यकीन मानो मेरा, अगर यह कार मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। गुस्से से ये कहते हुए उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को एक मैसेज कर दिया। मैसेज करने के थोड़ी देर बाद ही उसे उस मैसेज का रिप्लाई भी मिल गया, जिसे देखकर अमन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी जगह से उठा और फिर वह भी सोने चला गया। अगली सुबह अदिति और आरोही एक साथ ऑफिस के लिए निकल गईं। अमन भी उनके पीछे तैयार होकर निकलने लगा, लेकिन वो सीधे ऑफिस नहीं गया। वो पहले मिस्टर गुप्ता के ऑफिस पहुंचा। मिस्टर गुप्ता अपने ऑफिस में अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अमन को देखते ही उन्होंने कहा, अमन, तुम आ गए बेटा, अब बताओ मुझे कैसे हो तुम और कहाँ थे पूरी रात? अमन ने उन्हें बताते हुए कहा, आरोही की एक दोस्त है अदिति, हम उसी के घर पर थे। ये सुनकर मिस्टर गुप्ता ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अमन को देखकर कहा, तो क्या सोचा है आगे तुमने? अमन ने बिना ज्यादा कुछ भी कहे सीधा अपनी बात कही, मुझे एक घर चाहिए आरोही के लिए। ये सुनकर मिस्टर गुप्ता ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, लेकिन उसे तैयार होने में करीब 10 दिन लगेंगे। ये सुनकर अमन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप कराइए। ये कहते हुए अमन की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मिस्टर गुप्ता ने अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अमन, क्या सोचा है बेटा? तुमने आगे निखिल के साथ मिलकर तुमने अभी तक का ये प्लान तो पूरा किया, लेकिन क्या तुम अभी भी उसकी कंपनी में ही काम करने की सोच रहे हो? मिस्टर गुप्ता की ये बात सुनकर अमन ने कुछ देर सोचा और बोला, हाँ अंकल, मैं अभी भी उसी कंपनी में ही काम करने की सोच रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आरोही वहां पर काम ना करे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिद्धार्थ कुछ न कुछ तो जरूर करेगा आरोही को परेशान करने के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आरोही उस कंपनी को छोड़कर कोई दूसरी जॉब देख ले। यह सुनकर मिस्टर गुप्ता ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम इसके लिए आरोही को मनाओगे कैसे? क्या वह तुम्हारी बात मानेगी? अमन ने कुछ देर सोचा और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर मैं उससे यह बात सीधा कहूंगा तो वह मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगी, और इस समय जब वह मुझसे बहुत गुस्सा है तब तो मेरी बात सुनेगी भी नहीं। लेकिन अगर ये बात किसी दूसरी तरह से की जाए तो वह इस बात को मानेगी भी और उस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पर जाएगी भी जरूर। यह सुनकर मिस्टर गुप्ता ने सवाल करते हुए कहा, क्या मतलब है इस बात का, और ये सब तुम करोगे कैसे? अमन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास इसके लिए भी एक तरीका है। दूसरी तरफ आरोही जब ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि उसकी टेबल पर कुछ फाइलें रखी हैं। उन फाइलों को देखकर उसे समझ में आ गया कि यह जरूर सिद्धार्थ ने ही भिजवाई होंगी। थोड़ी देर तक उन फाइलों को देखने के बाद जैसी आरोही को उम्मीद थी ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ ने उसे अपने केबिन में बुलाया था। आरोही ने एक गहरी सांस ली और खुद को तैयार करते हुए उसके केबिन की तरफ चली गई। आरोही ने वहां पहुंचते ही दरवाजा खटखटाया। सिद्धार्थ ने बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, आरोही, आ गई तुम? आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह सुनकर आरोही ने घूरकर उसकी तरफ देखा तो सिद्धार्थ बात बदलते हुए बोला, अरे मेरा मतलब है जो फाइल मैंने भिजवाई थी वो तो तुम्हें मिल ही गई होंगी ना? आरोही ने उन फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि मुझे करना क्या है? सिद्धार्थ ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा,
यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। अमन, जो किचन में खाना बना रहा था, उसने जैसे ही अपना फोन बजते हुए देखा और जल्दी से फोन उठाकर कहा, हेलो, मैं आपकी कॉल का ही इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है? यह सुनकर अमन ने जवाब देते हुए कहा, नहीं अंकल, सब कुछ ठीक नहीं है। यह कहते हुए उसने सारी बात मिस्टर गुप्ता को बता दी। मिस्टर गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम कल मुझे आकर मिलो, हम कल बात करते हैं। ऐसा करना, तुम कल सीधा मेरे ऑफिस ही आ जाना। यह सुनकर अमन ने अपनी गर्दन हिलाई और फोन रख दिया। अमन आज जो कुछ भी हुआ था उस सब के बारे में सोचे जा रहा था। उसे विहान पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वह विहान को खत्म कर दे। कितने प्यार से आज उसने वह गाड़ी आरोही के लिए खरीदी थी। उसकी सिर्फ एक मुस्कान के लिए उसने वह गाड़ी खरीदी थी, लेकिन उसी गाड़ी की वजह से आरोही का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। यह सब सोचते हुए अमन ने खाना बना लिया था और वहीं अदिति के कमरे में आरोही भी फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर सोने के लिए जाने लगे। आरोही ने अदिति की नजरों की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो अदिति बोली, मैं और तुम मेरे रूम में सो जाते हैं हमेशा की तरह, और ये अमन की तरफ इशारा करते हुए, ये गेस्ट रूम में सो जाएगा। ये सुनकर आरोही ने एक नजर अमन को देखा और फिर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आरोही और अदिति ने अपना खाना खत्म किया और वह दोनों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ अमन किचन में प्लेट रखने आया था। वह मन ही मन कुछ सोचे जा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वही लग्जरी कार चल रही थी। उसने मन ही मन कहा, विहान, ये कार मैं नहीं चला पाया, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन ये कार मैंने बहुत मन से अपनी बीवी के लिए ली थी और तुमने मुझसे इसे छीन कर अच्छा नहीं किया। पर यकीन मानो मेरा, अगर यह कार मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। गुस्से से ये कहते हुए उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को एक मैसेज कर दिया। मैसेज करने के थोड़ी देर बाद ही उसे उस मैसेज का रिप्लाई भी मिल गया, जिसे देखकर अमन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी जगह से उठा और फिर वह भी सोने चला गया। अगली सुबह अदिति और आरोही एक साथ ऑफिस के लिए निकल गईं। अमन भी उनके पीछे तैयार होकर निकलने लगा, लेकिन वो सीधे ऑफिस नहीं गया। वो पहले मिस्टर गुप्ता के ऑफिस पहुंचा। मिस्टर गुप्ता अपने ऑफिस में अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अमन को देखते ही उन्होंने कहा, अमन, तुम आ गए बेटा, बताओ मुझे कैसे हो, तुम और कहाँ थे पूरी रात? अमन ने उन्हें बताते हुए कहा, आरोही की एक दोस्त है अदिति, हम उसी के घर पर थे। यह सुनकर मिस्टर गुप्ता ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अमन को देखकर कहा, तो क्या सोचा है आगे तुमने? अमन ने बिना ज्यादा कुछ भी कहे सीधा अपनी बात कही, मुझे एक घर चाहिए आरोही के लिए। ये सुनकर मिस्टर गुप्ता ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, लेकिन उसे तैयार होने में करीब 10 दिन लगेंगे। ये सुनकर अमन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप कराइए। ये कहते हुए अमन की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मिस्टर गुप्ता ने अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अमन, क्या सोचा है बेटा तुमने आगे? निखिल के साथ मिलकर तुमने अभी तक का ये प्लान तो पूरा किया, लेकिन क्या तुम अभी भी उसकी कंपनी में ही काम करने की सोच रहे हो? मिस्टर गुप्ता की ये बात सुनकर अमन ने कुछ देर सोचा और बोला, हाँ अंकल, मैं अभी भी उसी कंपनी में ही काम करने की सोच रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आरोही वहां पर काम न करे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिद्धार्थ कुछ न कुछ तो जरूर करेगा आरोही को परेशान करने के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आरोही उस कंपनी को छोड़कर कोई दूसरी जॉब देख ले। यह सुनकर मिस्टर गुप्ता ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम इसके लिए आरोही को मनाओगे कैसे? क्या वह तुम्हारी बात मानेगी? अमन ने कुछ देर सोचा और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर मैं उससे यह बात सीधा कहूंगा तो वह मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगी, और इस समय जब वह मुझसे बहुत गुस्सा है तब तो मेरी बात सुनेगी भी नहीं। लेकिन अगर ये बात किसी दूसरी तरह से की जाए तो वह इस बात को मानेगी भी और उस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पर जाएगी भी जरूर। यह सुनकर मिस्टर गुप्ता ने सवाल करते हुए कहा, क्या मतलब है इस बात का, और ये सब तुम करोगे कैसे? अमन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास इसके लिए भी एक तरीका है। दूसरी तरफ आरोही जब ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि उसकी टेबल पर कुछ फाइलें रखी हैं। उन फाइलों को देखकर उसे समझ में आ गया कि यह जरूर सिद्धार्थ ने ही भिजवाई होंगी। थोड़ी देर तक उन फाइलों को देखने के बाद जैसी आरोही को उम्मीद थी ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ ने उसे अपने केबिन में बुलाया था। आरोही ने एक गहरी सांस ली और खुद को तैयार करते हुए उसके केबिन की तरफ चली गई। आरोही ने वहां पहुंचते ही दरवाजा खटखटाया। सिद्धार्थ ने बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, आरोही, आ गई तुम?
आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर आरोही ने घूरकर उसकी तरफ देखा तो सिद्धार्थ बात बदलते हुए बोला, अरे मेरा मतलब है, जो फाइल मैंने भिजवाई थी वो तो तुम्हें मिल ही गई होंगी ना। आरोही ने उन फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि मुझे करना क्या है। सिद्धार्थ ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। आरोही जानती थी कि सिद्धार्थ उसके करीब आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन आरोही ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप आकर वहां बैठ गई। उसके बैठते ही सिद्धार्थ अपनी जगह से खड़ा हुआ और आरोही के पास आते हुए बोला, दिखाओ मुझे, क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें। आरोही ने जल्दी से उस फाइल को खोला। वह सिद्धार्थ के साथ एक ही केबिन में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। वो सिद्धार्थ की नीयत से बहुत अच्छे से वाकिफ थी और जल्दी से जल्दी वहां से चले जाना चाहती थी, लेकिन इस समय उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने जल्दी से फाइल खोली और सिद्धार्थ को कुछ बताने लगी। सिद्धार्थ ने एक हाथ उसकी चेयर के पीछे रखा और दूसरा टेबल पर, जहां फाइल रखी गई थी। इस समय वह आरोही के काफी करीब आ गया था। आरोही को उसका करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था वह अभी के अभी सिद्धार्थ को खींचकर एक तमाचा जड़ दे, लेकिन वह इस समय ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। वह जानती थी कि उसके सर पर इस समय छत नहीं है और अगर उसके हाथ से अभी ये नौकरी भी चली गई तो वो कहीं की भी नहीं रह जाएगी। ये सब सोचते हुए उसने उसको बर्दाश्त किया, लेकिन सिद्धार्थ हर बढ़ते सेकंड के साथ उसके और करीब आते हुए जा रहा था। आरोही से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी आवाज को थोड़ा सा कड़क करते हुए कहा, सर, क्या आप थोड़ा दूर होकर बात करेंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैं तो तुमसे काफी दूर हूं। यह कहते हुए सिद्धार्थ मुस्कुराया। आरोही तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, सर, आपको जो भी बात करनी है प्लीज मुझसे दूर रहकर कीजिए। मुझे किसी का भी मुझे छूना कंफर्टेबल नहीं लगता, सो प्लीज। यह सुनकर सिद्धार्थ उसके थोड़ा करीब आते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है, अब तुम कह रही हो तो तुम्हारी बात मान लेते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा था। यह कहते हुए उसने अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। आरोही उसे घूर के देखे जा रही थी और अपने कदमों को थोड़ा पीछे खिसकाती जा रही थी। तभी सिद्धार्थ उसके और करीब आते हुए बोला, आरोही, मुझे सच में कई बार तुम पर बहुत तरस आता है। क्या देखा तुमने शादी करने से पहले अमन में? अरे कुछ भी तो नहीं है उसमें ऐसा। तुम जैसी समझदार और खूबसूरत लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? ये सुनकर आरोही ने घूरकर सिद्धार्थ को देखा और कहा, सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दखलंदाजी करें, इसीलिए प्लीज। ये कहते हुए उसने वो फाइल उठाई और उस केबिन से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने थोड़ा सा आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर आरोही का खून खौल गया। वह गुस्से से उसे घूरने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे वह सीधे सिद्धार्थ से टकराई और उसने जल्दी से उसकी कमर को अपने हाथों से कस लिया। यह महसूस होते ही आरोही का गुस्सा हद से आगे बढ़ गया। उसने सिद्धार्थ से अपनी कमर छुड़ाई और खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर दे मारा। चटाक। चांटा इतनी जोर का था कि सिद्धार्थ का गाल लाल हो चुका था। सिद्धार्थ को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने आरोही को घूर कर देखा और बोला, लगता है तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी नहीं है। यह सुनकर आरोही जो गुस्से से उबल रही थी, उसने भी चीखते हुए कहा, तुम्हारी नौकरी के लिए मैं बिकाऊ नहीं हूं और ना ही मैं कोई चीज हूं जिसे तुम जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले इस तमाचे को याद कर लेना, और अगर तुमने भूल कर भी मेरे साथ ऐसा दोबारा करने के बारे में सोचा भी तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बॉस हो। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ही हम जैसी लड़कियां खुद को सेफ महसूस नहीं करती। लेकिन इस गलत फहमी में एक दिन भी मत रहना कि तुम्हारे इस जॉब के लिए मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगी। मैं तुम्हारी नीयत से बहुत अच्छे से वाकिफ हूं, इसीलिए तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, मुझसे दूर रहना। आरोही ने उंगली दिखाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर यह कहा और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। केबिन का दरवाजा खोलकर आरोही दूसरी दिशा में चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि दरवाजे पर कोई और भी खड़ा इस पूरे तमाशे को देख चुका था। यह और कोई नहीं, अमन था। अमन की आंखों में खून उतर आया था। उसकी मुट्ठियां इतनी बुरी तरह से कसी हुई थीं कि वह इस समय उसका गला दबा देना चाहता था। ऐसे ही चीज़ें देखने के लिए, सुनने के लिए मैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें। अब ये लिंक इंटरनेट डिस्क्रिप्शन